हेलो दोस्तों, यहाँ हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के राजस्थान के राजनीतिक संगठन। ये हम पढ़ रहे हैं। इसके तहत हम कुछ इंपॉर्टेंट को तो कवर करेंगे ही डिटेल से, बात साथ में छोटे छोटे जो भी राजनीतिक संगठन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं और यूट्यूब पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल नहीं है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम कुछ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि ये पूरा की पूरा कंटेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला जो राजनीतिक संगठन है वो है राजस्थान सेवा संघ। 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? बस 1919 में वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे इनकी स्थापना होती है। कैसे होती है कि इसके संस्थापक सदस्य हैं जैसे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। ये तीनों के तीनों सदस्य वर्धा में मिलते हैं गांधी जी से, और उनकी प्रेरणा से उन्होंने बोला कि आप राजस्थान में जाइए और वहां पे आंदोलनों को जो है गति प्रदान कीजिए, आंदोलनों में लोगों की सक्रियता बढ़ाइए। तो इसी उद्देश्य से ये वर्धा महाराष्ट्र में एक संघ स्थापित करते हैं जिसको बोलते हैं राजस्थान सेवा संघ। और ये बाद में 1919 में यहाँ स्थापित हो जाता है। 1920 में ये अजमेर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि मुख्य कार्य इनको राजस्थान में ही करना था, और राजपूताना में अगर कोई सेंट्रलाइज जगह थी तो वो अजमेर थी। और अजमेर इसको स्थापित करने का एक कारण ये भी था कि वहां पे प्रेस का विकास बहुत अच्छे से हो रहा था, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने का गढ़ भी वहीं था, और जो राजनीतिक जो नेताएं थे वो वहां पे ज्यादा सक्रिय थे। तो अजमेर लाने का ये एक अहम उद्देश्य था। अब इस संस्था का उद्देश्य क्या था? राजस्थान सेवा संघ के उद्देश्य क्या थे? पहली बात तो जमींदार और प्रजा के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। दूसरा, राजनीतिक चेतना फैलाना। और तीसरा, राजस्थानी रियासतों में आंदोलनों को गति देना। ये तो गांधी जी ने ही बोला था। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छा कि कौन आजीवन सदस्य नहीं है और कौन है। तो आजीवन सदस्य जो इस संस्था के रहे वो 9 थे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट संगठन है, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है ये राजनीतिक। यहां से डेप्थ क्वेश्चन बनाएगा तो ये क्वेश्चन की डायमेंशन ये भी बन जाएगी कि कौन इसका आजीवन सदस्य नहीं रहा था, या कौन कौन निम्न में से आजीवन सदस्य रहे थे। 4 विकल्पों में से कूट बनवा लेगा, 1 2 1 2 1 2, इस तरह से यूपी स्टाइल में पूछ सकता है। तो देखो आप इसको कैसे याद करेंगे कि विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ये तो इसके संस्थापक सदस्य ही थे। अब रामनारायण चौधरी की पत्नी याद रखना श्रीमती अंजना देवी चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और शोभालाल गुप्ता ये मेवाड़ से संबंधित थे। ये उदयपुर में इनका कार्य क्षेत्र था। शोभालाल गुप्त डूंगरपुर में इनका नाम बहुत बार देखा जाएगा, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं में और राजनीतिक संस्थाओं में इनका नाम आएगा। प्रजामंडल आंदोलन में भी इनका नाम आएगा, और कई प्रकार के सुधार, सामाजिक सुधारों में भी इसके नाम आएंगे। अब रह जाते हैं तीन को आपको याद रखना है। पंडित नैनूराम, ये बूंदी के आसपास, बूंदी क्षेत्र से थे, हाड़ौती क्षेत्र से बेसिकली। लादूराम जोशी और कुंवर मदन सिंह, इन 3 को आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है प्रकाशन का कार्य। इन्होंने क्या क्या प्रकाशन किया? देखो मैं पहले बता चुका हूं, इस संस्था का उद्देश्य था राजनीतिक जागृति फैलाना, राजनीतिक जागृति फैलाना। और राजनीतिक जागृति फैलाकर ही क्या है, आंदोलनों को गति दे सकते थे अच्छे से। राजनीतिक जागृति फैलाने के लिए उस समय सबसे बड़ा जो साधन था वो थे समाचार पत्र पत्रिकाएं। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही आम जनताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान होता था, और इन वैचारिक आदान प्रदान के कारण ही राजनीतिक जागृति पैदा की जा सकती थी। तो इसीलिए राजस्थान सेवा संघ 3 प्रकार के पत्र निकालता था। राजस्थान केसरी जो वर्धा महाराष्ट्र से निकालते थे। बाद में ये संगठन 1920 में 1920 में अजमेर में स्थापित हो जाता है। तो अजमेर से फिर नवीन राजस्थान प्रकाशित करने लग जाते हैं। बाद में जब सरकार की तरफ से इन पे पाबंदियां लगने लगती हैं तो फिर ये इसी का नाम बदल के तरुण राजस्थान कर देते हैं। और इसमें कुछ राष्ट्रवादी, हमारी तरफ से बोले तो राष्ट्रवादी कुछ न्यूजें निकाली जा रही थी, इनको इन्होंने देशद्रोहात्मक सामग्री मान लिया था, जिसके कारण इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। किन किन की हुई थी? रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त की। रामनारायण चौधरी तो बाद में क्या हो गए थे, न्यायालय से दोष मुक्त हो गए थे, लेकिन शोभालाल गुप्त को 2 साल की कठोर कारावास की सजा मिली। अब देखते हैं इसका मुख्य कार्यक्षेत्र और आंदोलन, किन किन आंदोलनों में इसने भाग लिया। एक तो विजौलिया जो भीलवाड़ा में था, इसमें इन्होंने भाग लिया बढ़ चढ़ के नहीं। बेगू किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलनों को योगदान दिया इन्होंने। इसकी शाखाएं खोली गई। क्षेत्रीय, भाई जब बड़े स्तर पे काम करना है, ये राजस्थान का मैप है, इस तरह से पूरा तो नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन इस तरह से मैप है राजस्थान का। अगर पूरे राजपूताना में काम करना है तो कुछ क्षेत्रीय रियासतें बनानी पड़ी, जैसे यहाँ के आसपास बूंदी में, यहाँ जयपुर में, जोधपुर का ये पूरा इलाका यहाँ ले लेते हैं हम, जोधपुर एक रफली आइडिया, ये सीकर, यहाँ झुंझुनू आ जाएगा और यहाँ कोटा आ जाएगा। तो लगभग जब पूरे रियासत में पूरे राजपूताना में जब काम करना है तो इन्होंने क्षेत्रीय रियासतें भी खोल दी। तो ये बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा, इसमें भी क्या है, इन्होंने खोल के नहीं आंदोलनों को गति प्रदान करने में एक अहम योगदान दिया।
अब कभी जब इसका स्वरूप समझाना हो कि इसका स्वरूप अखिल राजस्थान के स्तर का था या सिर्फ एक ये क्षेत्रीय राजपूताना की क्षेत्रीय संस्था के रूप में इसने कार्य किया। तो देखो इसकी रियासत, इसने बहुत सारी रियासतें खोल ली। रेबल राजपूताना के 60 से 70% से अधिक हिस्से पे जो है इन्होंने आंदोलनों को गति प्रदान करने का काम किया, लोगों में जग जागरण फैलाने का काम किया। तो लगभग इसको एक अखिल भारतीय स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि राजपूताना के कुछ हिस्से जैसे भरतपुर के आसपास का हिस्सा अछूता यहाँ से रह गया, गंगानगर बांसवाड़ा का ये तो चलो बीकानेर रियासत में ही आ जाता था, ठीक है। तो कुछ हिस्से इससे छूट गए थे। तो पूरा अखिल भारतीय अखिल राजपूताना स्वरूप इसका नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ काफी हद तक इसने राजपूताना में जनजागरण का कार्य किया था। ये मेंस में इस तरह का आप स्टैंड ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है विभाजन और पतन। देखो क्या होता है, जब रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को गिरफ्तार कर लिया था, तो उसके कुछ ही समय बाद लगभग 1924 ईस्वी में विजय सिंह पथिक को भी सरकार गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें सजा सुना देती है। उसके बाद ये 1927 में रिहा हो जाते हैं, और उसके बाद रिहा होने के बाद विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच में, ये रामनारायण चौधरी हैं, इनके बीच संस्था के कार्य करने के तरीके के ऊपर मतभेद हो जाते हैं, और मतभेद हो जाने के बाद ये संस्था लगभग निर्जीव हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। बाद में जमनालाल बजाज इस संस्था को पुनर्जीवित करते हैं। ये होता है हमारा राजस्थान सेवा संघ खत्म। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, जिससे कि पूरा की पूरा कंटेंट आपको याद हो जाएगा। ये लो एमसीक्यूज। प्रश्न फर्स्ट, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में निम्न में से कौन शामिल थे? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। संस्थापना में 3 लोग थे, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। जमनालाल बजाज नहीं थे, तो 3 ऑप्शन में नहीं आएगा, 1 2 3, 1 2 और 4। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित पत्र कौन कौन से थे? राजस्थान केसरी, जिसको वर्धा महाराष्ट्र से निकालते थे, विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान, जब 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर शिफ्ट हो गया, अजमेर शिफ्ट होने पर इसका मुख्यालय, तो वहां से नवीन राजस्थान निकाला करते थे। फिर उसके बाद जैसे इन पे पाबंदियां लगी, तो ये तरुण राजस्थान निकालने लगे। तो तीनों जो है राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित होते थे। इसमें एक थोड़ा करेक्शन होगा, कौन सा प्रकाशित नहीं होता था? मर्दन मित्र नहीं होता था। आंसर डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन राजस्थान सेवा संघ के आजीवन सदस्य थे? देखो, राजस्थान सेवा संघ 1919 ईस्वी में गांधी जी की प्रेरणा से वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित होती है। 3 इसके संस्थापक सदस्य हैं, एक तो विजय सिंह पथिक जी, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए इनके संस्थापक सदस्य। लेकिन आजीवक सदस्य जो थे उनमें लादूराम जोशी बिल्कुल थे, पंडित नेहरूराम शर्मा ये बिल्कुल थे, हरिभाई किंकर ये तो संस्थापक सदस्य ही थे, तो ये तो रहेंगे ही। गोपाल सिंह खरवा नहीं थे, तो 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 1 2 3 बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर ये अप्रोच आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मैं और इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूं, और भी इसमें सुधार करके नहीं आप तक पहुंचाता रहूं, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फायदा मिले। सिंपल और एक जैसा कंटेंट तो सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं, लेकिन कुछ यूनिक डिफरेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जो है कोरिलेट करने वाला कंटेंट बनाने की मैं कोशिश करता रहता हूं। तो आगे चलते हैं, अगला संगठन है हमारा राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसकी स्थापना 1918 में होती है। इसको देखते हैं। देखो क्या होता है कि 1918 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होना होता है। तो इस अधिवेशन के आसपास इस राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना का रोल है। तो पहले हमको राजस्थान का पहले सामाजिक दृश्य देखना होगा कि समाज में क्या हो रहा है, कि यहाँ पर किसानों की और आम लोगों की स्थिति क्या थी। लोग क्या थी, बिल्कुल दुर्दशा हुई पड़ी थी, क्योंकि हमने सुना है कि टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, 84 प्रकार के लाग बाग थे, किसान को कुछ भी नहीं बचता था, किसान की हालत बहुत खराब हो रही थी, आम लोगों की आय के स्रोत बिल्कुल कम हो गए थे। ऊपर से जब ये लगान ना चुका पाने की स्थिति में जो सामंत, राजा के जो अधीनस्थ सामंत थे, वो अमानवीय व्यवहार करते थे और अमानवीय तरीके से उन्हें दंड देते थे। तो इसी प्रकार की समस्या को आम लोगों को निजात दिलाने के लिए कुछ कार्यकर्ता जैसे जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा, स्वामी नरदेव सिंह, केसी सिंह बारड, आजमलाल सेठी और विजय सिंह पथिक, ये चाह रहे थे कि अगर जो दिल्ली में
अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, अगर उस अधिवेशन के सामने ये समस्याएं रख दी जाएं और कांग्रेस का अगर ध्यान इन समस्याओं पे चला जाता है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को रियायतें मिल जाएंगी। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि राजस्थान में हो रहे अत्याचार, आम लोगों के साथ हो रहे अत्याचार, अमानवीय व्यवहार, इस तरह की समस्या को अगर यहाँ अवगत करा देते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें रियायत मिल जाएगा। इसी उद्देश्य से इन्होंने चांदनी चौक में दिल्ली में एक मारवाड़ी पुस्तकालय है, वहां पे इस संस्था की स्थापना कर देते हैं और इसके अध्यक्ष बना देते हैं जमनालाल बजाज को। आपको पता ही होगा जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं और स्थापना इसकी दिल्ली में होती है, लेकिन मुख्यालय इसको अजमेर ही बनाया जाता है। आगे चलते हैं। देखो पहले हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्यों का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया था। पहला उद्देश्य क्या था? रियासती प्रजा की दुर्दशा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना। दूसरा कि अछूतों का उद्धार करना, जो दलित वर्ग के लोग हैं, अछूत हैं, उनका उद्धार करना भी इसका उद्देश्य था। तीसरा, शासक व जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन करना, यह भी इसका उद्देश्य था। चौथा, प्रवासी राजस्थानियों से सहयोग प्राप्त करना, मतलब जो लोग राजस्थान के मूलतः निवासी थे और काम धंधे की तलाश में राजस्थान से बाहर चले गए थे, बाहर में अन्य रियासतों में या फिर विदेश चले गए थे, उनसे सहयोग प्राप्त करना। सहयोग कैसा? किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन चाहिए, तो धन किनसे प्राप्त करना? इन लोगों से प्राप्त करना। तो इनका सहयोग आर्थिक रूप से प्राप्त करना इसका एक उद्देश्य भी था। आगे चलते हैं कि महत्वपूर्ण आयोजन। देखो 1918 में इसकी स्थापना होती है और 1920 में ये अधिवेशन बुलाते हैं अपना, और उस अधिवेशन में ये जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाते हैं और ये अधिवेशन कहाँ बुलाया जाता है? अजमेर में। अब क्या हो रहा है कि 1920 में ही कांग्रेस का नागपुर में ही अधिवेशन हो रहा होता है, तो ये क्या करते हैं, नागपुर में ही अपना यानी कि राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन बुला लेते हैं और वहां प्रदर्शनी के माध्यम से बताते हैं कि राजस्थान में क्या दुर्दशा है। तो 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इस सभा का अधिवेशन करते हैं। आगे चल अब देखते हैं हेडिंग है कार्य और इसके आंदोलन। तो कार्य क्या किया इन्होंने? नागपुर में प्रदर्शनी लगाई, सामंती अत्याचार, कृषकों की गरीबी, अमानवीय दंड आदि को उजागर किया कांग्रेस के सामने। ये मैंने आपको बता दिया था। विजय सिंह पथिक ने भी कांग्रेस को पत्र लिखकर सहयोग की अपील की। दूसरा, क्या इन्होंने आंदोलनों पे क्या किया? किसानों पर अत्याचारों का विरोध भी किया इन्होंने। तीसरा कार्य कहाँ कहाँ पे प्रेरित किया? खेतड़ी, पीगासन, बिजौलिया, बूंदी और बीकानेर आदि। भील गरसिया आंदोलन, सिरोही का समर्थन किया इन्होंने, सिरोही में जो थे, और एक इंपॉर्टेंट बेगार प्रथा जो बूंदी में चल रही थी उसका भी विरोध किया। अब इसका योगदान क्या था? क्योंकि ये जो संस्था थी वो राजपूताना व मध्य भारत की को ये रिप्रेजेंट करती थी, यानी कि इसमें राजपूताना के भी कार्यकर्ता थे और मध्य भारत, यानी कि ये राजस्थान का मैप, इंडिया का मैप है, तो यहाँ से ये राजपूताना और ये मध्य भारत, यहाँ तक कि भोपाल वगैरह, ये जो अवध वगैरह, ये सब जो थे यहाँ के इसमें कार्यकर्ता थे। योगदान क्या था? पहला योगदान तो इसने किया, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का विकास किया। दूसरा, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। और तीसरा, कांग्रेस को रियासती जनता की ओर आकर्षित करने में सफल रही। बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में हुई। हाँ, ये बात सही है। इसकी स्थापना 1918 में दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई, जो कहाँ पे है? चांदनी चौक में है। दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक, लाल किले के पास, और यहाँ का चोर बाजार बहुत फेमस है। ठीक है। इसका मुख्यालय जयपुर था। नहीं, जयपुर नहीं था। इस स्थापना दिल्ली में जरूर हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के समय हुई थी। नागपुर अधिवेशन में तो इस संगठन ने अपनी जो है वहां पर प्रदर्शनी की थी। इन्होंने अपना खुद का इस संस्था का अधिवेशन बुला के प्रदर्शनी की थी। इसमें सामंती अत्याचार को दिखाया था, किसानों की दुर्दशा को दिखाया था, शासक कैसे अमानवीय तरीके से दंड देते हैं वो सब दिखाया था। ये इसकी स्थापना तो दिल्ली अधिवेशन, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय हुई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो केवल एक ए ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन 1918 के समय हुई। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है ये बात। सभा की स्थापना दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय अजमेर था। हाँ, स्थापना दिल्ली में जरूर हुई, लेकिन ये अजमेर में इसका मुख्यालय रखा गया, ये बात भी सही। अगला है, ये सभा केवल अजमेर रियासत तक सीमित थी। पहली बात तो जहां ये केवल शब्द आ जाए ना, वहां पर 98 में से 99% गलत होता है। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, कंफ्यूज हो, फंस गए हो कभी और लग रहा है क्वेश्चन निकल सकता है, तो केवल शब्द जहां मिल जाए उसको हमेशा गलत कर देना। ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं ज्यादातर। अजमेर तक नहीं थी, क्योंकि राजपूताना मध्य भारत सभा जो है राजपूताना व मध्य भारत के
कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित थे, तो ये दोनों का प्रतिनिधित्व करती थी। ये केवल अजमेर तक ही सीमित नहीं थी। तो इसमें 4 नहीं होगा, 1, 2 और 3। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा के उद्देश्यों से संबंधित कौन से कथन सही हैं? अछूतोद्धार उद्देश्यों से संबंधित, ध्यान रखना है उद्देश्य, और डार्क कर देता हूं मैं इसको। अछूतोद्धार और सामाजिक सुधार को बढ़ाना देना, अछूतोद्धार था, इसमें हमने पढ़ाया था, तो ये सही है। दूसरा, रियासती प्रजा की पीड़ा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना, ये बात भी सही है। ब्रिटिश सरकार को रियासतों का प्रशासन सौंपना, नहीं, ये इसका उद्देश्य नहीं था। प्रवासी राजधानियों का सहयोग प्राप्त करना, हाँ, उनसे आर्थिक मदद लेना, इसका एक उद्देश्य था, तो ये भी सही है। 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, आंसर अपने आप निकल आया ए, इसका आंसर होगा सही ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक संगठन है नरेंद्र मंडल, द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इसकी स्थापना दिल्ली में होती है और 8 फरवरी 1921 में होती है। ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित देशी रियासतों का सलाहकारी संघ था ये। देखो, इसके पीछे की, इसके गठन होने के पीछे का बैकग्राउंड हम देखते हैं। इसकी स्थापना होती है 1921 में। 1921 में क्या सिनेरियो चल रहा है भारत के अंदर कि उस समय क्रांतिकारी जो देशभक्त थे वो ज्यादा एक्टिव हो रहे थे, जिनमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जो है, जिनको आतंकवादी भी भारतीय इतिहास में बोला जाता है, वो कांग्रेस की नाक में दम कर रखी थी। साथ में गांधी जी का बहुत बड़ा मूवमेंट इस समय चल रहे थे, तो ये सिनेरियो चल रहा था। तो लोगों में कहीं ना कहीं एक उग्र भाव थे ब्रिटिश शासन के प्रति। तो वो चाह रहे थे कि लोगों में तो उग्र भाव है ही है, कभी भी जनता भड़क सकती है, तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जो या राजा या रजवाड़े हैं, उनको अपने साथ ले लिया गया। अगर ये लोग भी जनता के साथ मिल जाते हैं, तो फिर इनको अपना जो है शासन बचा पाने में, इंग्लिश लोगों को अपना शासन बचा पाने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये चाह रहे थे कि हमारे ये जो राजा हैं, ये हमारे साथ मिलके रहे, और ये मिलके तब रहेंगे जब इनकी ज्यादातर बातों को मान लिया जाएगा, इनको अपने हिसाब से काम करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन समस्या क्या हो रही थी कि कुछ नेता, ज्यादातर नेता उस समय उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, यानी कि जो राजे रजवाड़ों के जो इन्होंने टैक्सेशन लगा रखा था, इनके हिसाब से जो चल रहा था उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस प्रकार का दबाव महात्मा गांधी और अन्य प्रकार के नेताओं द्वारा राजा रजवाड़ों पे भी किया जा रहा था, और साथ के साथ ब्रिटिश सरकार पे भी किया जा रहा था। अगर ब्रिटिश सरकार इनको बोलती है कि नहीं, आप जो उत्तरदायी शासन लागू करवा दीजिए अपने अपने राज्यों में, देशी राज्यों में, तो ये कहीं ना कहीं ये जनता के साथ मिल जाते। तो इसी समस्या से बचने के लिए कि कम से कम राजा लोग हमारे साथ रहे, तो इन्होंने एक राजाओं का एक संगठन बना दिया, और जिसको नाम दिया गया नरेंद्र मंडल, प्रिंसेस ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये जो संस्था थी वो एक सलाहकारी संघ थी। ये आंतरिक मामलों में, देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में या प्रशासन के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। ये सिर्फ सलाह देती थी कि इस प्रकार का शासन होना चाहिए। शासन, अच्छे शासन के मापदंड तय करने के लिए जो है ये सरकार को बताती थी, ब्रिटिश सरकार को। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या था। उद्देश्य देख लेते हैं पहले, उद्देश्य और इसके कारण। रियासतों की समस्याओं पर ब्रिटिश सरकार को सलाह देना, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, कर भी नहीं सकती। सभी रियासतों की सदस्यता अनिवार्य नहीं थी। अगर कोई रियासत चाहे कि हम इसमें शामिल नहीं हो, तो नहीं हो सकती है। इसी के तहत हैदराबाद और मैसूर रियासत इसमें शामिल नहीं हुई। अब देखते हैं इस जो नरेंद्र मंडल था, इसका ढांचा क्या था। इस ढांचे में क्या था, एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन बने, वायसराय, और उस समय के वायसराय थे लॉर्ड फीडिंग, और एक चांसलर बना दिया गया। एक तो इनके अध्यक्ष थे प्रेसिडेंट, प्लस एक चांसलर, एक वाइस चांसलर बनाया गया। तो प्रथम जो चांसलर बने थे वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को बना दिया गया। अन्य 22 चांसलर और 7 सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई। इसका जो नामकरण था नरेंद्र मंडल, ये जो नरेंद्र मंडल नाम दिया गया है, ये किसने दिया, अलवर के महाराजा जयसिंह ने दिया था। अलवर के महाराजा थे जयसिंह, उन्होंने दिया क्योंकि वो हिंदी के भाषा के प्रबल समर्थक थे। आगे देखते हैं इसमें अगला हेडिंग है प्रतिनिधित्व का वर्गीकरण। मतलब जो इस संगठन में नरेंद्र मंडल में जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो कैसे दिया गया। 109 रियासतों को सीधा ही प्रतिनिधित्व मिल गया। 127 रियासतों में से 12 सदस्य आपस में चुन के आए, और शेष 126 जो रियासतें थीं उनमें सामंतशाही जागीरदारों में इसको शामिल कर लिया गया। अब आते हैं कि नरेंद्र मंडल, जैसे ये नरेंद्र मंडल है, इसके सदस्य हैं। इन सदस्यों में से ही एक छोटी क्या है, समिति बना दी, और इस समिति को बोला गया बीकानेर समिति। और ये कब बनी, 1944 में बनी। ये बीकानेर समिति जो है नरेंद्र मंडल का ही भाग है, इसी का ही भाग है।
तो इसकी स्थापना 1944 में होती है बीकानेर समिति की। इसकी स्थापना नरेंद्र मंडल की स्थायी समिति करती है। जो मैंने आपको बोला था ना, एक आपके वायसराय प्लस एक चांसलर प्लस एक वाइस चांसलर प्लस 7 सदस्यों की कमेटी, इसने ही इसको बनाया था। इसका उद्देश्य, इस समय जो अध्यक्ष थे वो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह थे, और इसका जो काम था वो ये बताना था, कार्य में ये बताना था कि अच्छे शासन के मापदंड क्या होने चाहिए। वो पैरामीटर बताना था कि अच्छा शासन कैसे चलेगा देशी रियासतों का। अब देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 में। कहाँ पे हुआ? लंदन में हुआ। इसमें राजस्थान से कुछ लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था, कुछ लोग गए थे, जिनमें 3 गए थे। इनको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीकानेर से गए थे महाराजा गंगा सिंह, अलवर से गए थे अलवर के राजा जय सिंह, और धौलपुर से गए थे उदयभान सिंह, वहां के राजा। महत्व क्या है इसका? यह संस्था ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच संपर्क सूत्र थी। दूसरा, यह संस्था स्वतंत्रता के समय राजनीतिक रूप से निष्प्रभावी हो चुकी थी। स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति क्या थी? स्वतंत्रता के पूर्व मतलब 1947 के आसपास के टाइम के आसपास की बात है कि उस समय चांसलर भोपाल के राजा हमीदुल्लाह खां थे। देखो, ये इंडिया का मैप है इस तरह से, यहाँ पे ये गुजरात और ये हमारा राजपूताना इस तरह से, और यहाँ पड़ता है भोपाल। ये भोपाल नरेश क्या कह रहा था कि अगर ये पूरा राजपूताना अगर पाकिस्तान में मिल जाए तो मेरी सीमा राजपूताना से लगती है तो पाकिस्तान से भी लग जाएगी और मैं भी पाकिस्तान में शामिल हो जाऊंगा। ये हमीदुल्लाह खां क्या चाह रहे थे कि राजपूताना को पाकिस्तान में मिलवाना चाह रहे थे। इसके लिए इन्होंने भरतपुर, धौलपुर और जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह को भी पाकिस्तान में मिलाने के लिए इनसे बातचीत की, लेकिन अल्टीमेटली सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन के चतुर दिमाग के कारण ये लोग इसमें नहीं मिल पाए, और साथ दिया था इसमें पटियाला नरेश ने भी भारतीय संघ में नरेंद्र मंडल का समर्थन करने से भी। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं एमसीक्यूज, जिससे कि ये पूरा की पूरा कंटेंट आपको याद हो जाए। नरेंद्र मंडल के संबंध में सही कथन है। इसकी स्थापना 1921 में दिल्ली में होती है। हाँ, दिल्ली में होती है, 1921 में होती है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड लीडिंग था, ये बात भी सही है। तीसरा, बीकानेर नरेश गंगा सिंह इसके प्रथम चांसलर थे, ये बात भी सही है। सभी देशी रियासतों का इसमें शामिल होना अनिवार्य था, नहीं, ये बात गलत है। इसमें अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर अनिवार्य होता तो मैसूर व हैदराबाद जो रियासत है इसमें शामिल नहीं हुई थी। तो 4 स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये 4 को काटो, 4 को काटो, ये अपने आप ऑप्शन निकल आया, ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नरेंद्र मंडल से संबंधित है? अलवर नरेश जय सिंह, हाँ ये है, इन्हीं ने ही नरेंद्र मंडल नाम सुझाया था, क्योंकि ये हिंदी के प्रबल समर्थक थे। महाराजा शार्दुल सिंह, हाँ ये भी नरेंद्र मंडल से संबंधित थे, क्योंकि 1944 में 44 ईस्वी में एक समिति बनी थी जिसका नाम था बीकानेर समिति। इस समिति का जो कार्य, इसके जो अध्यक्ष थे वो महाराजा शार्दुल सिंह बने थे 1944 में। इसका कार्य था अच्छे शासन के मानक तय करना, ये इसका कार्य था। चूंकि बीकानेर समिति नरेंद्र मंडल का ही भाग था, ये कुछ इस तरह से था, ये नरेंद्र मंडल था, इसी के सदस्यों में से एक समिति बना दी गई और इस समिति को नाम दिया गया बीकानेर समिति। ये बीकानेर, चूंकि ये बीकानेर समिति नरेंद्र मंडल का ही तो भाग है, तो नरेंद्र मंडल से संबंधित है, स्टेटमेंट सही है। नवाब हमीदुल्लाह खां जो है, आजादी के समय 1947 में इस नरेंद्र मंडल के क्या थे? चांसलर थे। पटियाला नरेश ये वाइस चांसलर थे, तो ये भी संबंधित है, ये भी संबंधित है। डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, नरेंद्र मंडल के बारे में सही कथन है। यह संस्था रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती थी, ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 109 रियासतों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिला, ये बात सही है। मैसूर हैदराबाद इसमें शामिल नहीं हुए, हाँ ये बात सही है। इसका गठन भारतीय कांग्रेस द्वारा किया गया, नहीं, इसका जो गठन है वो आपके ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। कांग्रेस का इस संगठन से कोई मतलब नहीं था, तो 2 और 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राजस्थान से नरेंद्र मंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया? हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 में हुआ था। इसमें राजस्थान से 3 लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। वो 3 लोग कौन है? पहली बात तो राजस्थान से पूछता है तो हैदराबाद का निजाम तो हो ही नहीं सकता, 4 को काट दो, 4 को काट दो। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अलवर नरेश जय सिंह, ये भी गए थे, और धौलपुर से महाराजा उदयभान सिंह, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, 3 लोग थे, गंगा सिंह, जय सिंह और उदयभान सिंह। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, बीकानेर समिति से जुड़े कथनों में
सत्य हैं। बीकानेर समिति 1944 में बनी थी और इसका जो कार्य था वो अच्छे शासन के मानक तय करना था, ये इसका कार्य था। इसका गठन 1944 में हुआ, बात बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष महाराजा शार्दुल सिंह थे, जो बीकानेर के राजा थे उस समय। यस, इसका कार्य था स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करना नहीं, इसका कार्य था अच्छे शासन के मानक तय करना। यह नरेंद्र मंडल की स्थायी समिति द्वारा गठित की गई थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, ये हम देख रहे हैं अगला राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसके नाम से ही स्पष्ट है, अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत की देशी राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, मतलब पूरे भारत का है। इसकी स्थापना का जो निर्णय 1927 में, अप्रैल 1927 में पूना की बैठक में लिया गया। फिर इसका अधिवेशन होना था, लेकिन गुजरात में उस समय भीषण बाढ़ आई हुई थी, उसके कारण इसके अधिवेशन की तिथि जो है टाल दी। फिर मुंबई में इसका अधिवेशन कराया गया 17-18 दिसंबर 1927 में, वहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया। इसमें जो अध्यक्ष बने थे वो दीवान बहादुर रामचंद्र राव इसके अध्यक्ष बने थे। अन्य जो पदाधिकारी थे इसमें, वो विजय सिंह पत्तिक को इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया और रामनारायण चौधरी राजस्थान और मध्य भारत के प्रांतीय सचिव बने थे। जैसे ये हमारा राजस्थान का मैप है, कुछ इस तरह से यहाँ पे राजपूताना है। तो इसमें ऑल इंडिया में जितनी भी रियासतें थी, उन सब रियासतों से मिलकर ये एक संघ बना था, जिसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये संघ बना था। इस संघ में राजस्थान मतलब ये वाला हिस्सा, राजस्थान का ये वाला हिस्सा और मध्य भारत ये हिस्सा, लगभग ये हिस्सा, यहाँ का प्रांतीय सचिव बनाया गया था रामनारायण चौधरी को। इसमें विशेष बात क्या है कि 70 देशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने इसने भाग लिया। अब क्या होता है कि इसकी स्थापना के 10 दिन बाद ही इंडिया स्टेट सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस की और स्थापना हो गई कि यहाँ ये दक्षिण भारत के राज्यों के लिए अलग से एक संगठन बन गया, जिसका नाम था इंडिया स्टेट सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस। मद्रास में इसकी स्थापना हो गई थी। तो क्या होगा, इस संगठन की एकता टूट गई, तो ये संगठन इतना सफल नहीं हो पाया। एक प्रश्न और इसमें ध्यान रखना है कि राजस्थान से इसमें प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। तो कोटा से पंडित नैनूराम शर्मा थे, शंकरलाल शर्मा थे अजमेर से, जयनारायण व्यास और कन्हैया लाल जोधपुर से थे, रामदेव पोद्दार और बालकिशन पोद्दार बीकानेर से थे, त्रिलोकचंद माथुर करौली से थे। ये राजस्थान से संबंधित सदस्य थे। इसमें कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सदस्य थे राजस्थान से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दीवान बहादुर रामचंद, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चल, अगला प्रश्न है, इस परिषद में राजस्थान के किन प्रमुख कार्यकर्ताओं को स्थान मिला। ये कौन सा है, देशी राज्य लोक परिषद, जो अभी हमने पढ़ा है उसी के बारे में। जयनारायण व्यास को, हाँ ये जोधपुर से थे, कन्हैया लाल भी जोधपुर से ही थे, नैनूराम शर्मा ये कोटा से थे, हरिभाई उपाध्याय नहीं थे। तो इसमें 1, 2, 3 ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से जुड़े पदों के अनुसार कौन से युग्म सही है। विजय सिंह पथिक इनको जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। रामनारायण चौधरी इनको प्रांतीय सचिव बनाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। नैनूराम शर्मा अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष ये नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। ये कोटा से इसके जो है संगठन के सदस्य थे। त्रिलोकचंद माथुर कार्यकारिणी सदस्य थे, हाँ ये बात सही है। त्रिलोकचंद माथुर करौली से थे, इसके सदस्य थे। तो 3 नहीं होगा, इसमें सभी नहीं होगा। 1, 2, 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दीवान बहादुर राय रामचंद्र राव। प्रश्न, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के संबंध में सही कथन चुनिए। इसका पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ, हाँ ये बात सही है। आवेदन की तिथि अधिवेशन की तिथि गुजरात में बाढ़ के कारण टली, ये भी सही है बात। इसका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था, ये बात गलत है। इसकी स्थापना होती है 1927 ईस्वी में। 1930 में कांग्रेस का एजेंडा बनता है लाहौर अधिवेशन के समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वतंत्रता, यहां पर शब्द आता है कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता। तो 1927 में पूर्ण स्वतंत्रता का कंसेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। इस समय जो मांग चल रही थी वो उत्तरदायी शासन की मांग चल रही थी। तो ये भी क्या कर रहे थे कि देशी राज्यों के अधीन उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग यहां हो रही थी। तो आगे इसकी स्थापना 1927 में हुआ, ये बात भी सही है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला राजनीतिक संगठन है मित्र मंडल। ये कहां पर
बिजौलिया, बिजौलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। संस्थापक थे साधु सीताराम दास। बिजौलिया राजस्थान में इस संगठन का स्थापना होती है। उद्देश्य क्या था? किसानों में जागरूकता लाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। 3 और कार्यकर्ता थे इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण दधीच, फतेहकरण चारण और भवनलाल स्वर्णकार। आइए चलते हैं, एक एमसीक्यूज देखते हैं इसके ऊपर। मित्र मंडल संगठन के बारे में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, इसकी स्थापना बिजौलिया में हुई। हाँ, बिजौलिया में इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य किसानों में चेतना जागृत करना था। हाँ, सही है। मित्र मंडल ये जो संगठन है वो बिजौलिया में साधु सीताराम दास ने स्थापित किया गया, जो किसानों की समस्या से संबंधित था। इसका गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया नहीं, इसका गठन साधु सीताराम दास द्वारा किया गया था। साधु सीताराम इसके संस्थापक थे, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। यूट्यूब पर ऐसे संगठन, छोटे छोटे संगठनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो जरूर इनको ध्यान से देखना। आगे चल, अगला क्वेश्चन है, मित्र मंडल संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला, इसकी स्थापना किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु की गई थी। इस संगठन ने जागीरदारों का समर्थन किया था। इसका मुख्य केंद्र बिजौलिया था। हाँ, ये पक्की इन्फॉर्मेशन को पता है कि बिजौलिया इसका मुख्य केंद्र था। 3 सही होगा। यह संगठन जन जागरण का अभियान चलाता था। अगर इतना ही आपको पता है ना कि ये संगठन बिजौलिया जो था, बिजौलिया से संबंधित था, तो 3 आंसर में आएगा, या तो सभी होंगे या ये होगा। ये 2 तो हो ही नहीं सकते, ये 2 तो वैसे ही कट गए। अब देखते हैं 1 और 4 और 3। 3 को देखते हैं हम, ये सॉरी 1 3 4 और सभी में दूसरा बच जाता है, यहाँ पे दूसरी गैपिंग है, तो दूसरा, इस संगठन ने जागीरदारों के समर्थन में काम किया। जो संगठन किसानों के हित की बात करता है, किसानों के हितों की बात करता है, वो क्या जागीरदारों का साथ देगा कभी भी? क्योंकि जागीरदार तो किसानों के ऊपर टैक्सेशन लगा रहे थे उल्टा। इन टैक्सेशन की वजह से ही लाग बाग, जो 84 प्रकार के लाग बाग थे, उनसे 84 प्रकार के लाग बाग थे राजस्थान में, उनकी वजह से ही किसानों की दुर्दशा हुई पड़ी थी। तो इनका साथ कभी नहीं देंगे, तो 2 कभी नहीं आएगा, तो सभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए अपने आप निकल गया, ए ऑप्शन होगा। इस प्रकार की अप्रोच से, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होने से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी टफ पेपर आएगा तो आपको इस प्रकार की अप्रोच अपनानी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और एक्यूरेसी लेवल आपका अच्छा बढ़ जाए। अब देखते हैं हम पहले और चौथे को। हमने पहले ही इसके उद्देश्यों में देखा था कि जन जागरण का अभियान और किसानों के हितों के लिए यह संगठन था। तो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, जन जागरण चलाएंगे तभी तो किसानों का भला होगा। तो 4 भी सही है, ये सही है आपका, 4 भी सही है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मित्र मंडल संगठन के कार्यकर्ताओं में कौन सम्मिलित थे? 3 कार्यकर्ता थे इनके, 3 कार्यकर्ता थे। एक फतेहकरण चारण थे, बिल्कुल सही है। भवनलाल स्वर्णकार, ये भी सही थे। हरिभाई उपाध्याय नहीं थे। ब्राह्मण दधीच, ये भी थे। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? साधु सीताराम दास। और इस मित्र मंडल संगठन का जो केंद्र था वो क्या था? बिजौलिया। और किसानों की समस्याओं के लिए यह संगठन था, किसानों की समस्याओं के लिए यह संगठन था। तो क्या हो जाएगा? देखते हैं 1 2 4, ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा करने से आपको इस मित्र मंडल संगठन की पूरी इंफॉर्मेशन याद हो जाएगी। अगला संगठन है विद्या प्रचारणी सभा। विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़गढ़ में 1911 में इसकी स्थापना होती है। बस 1911 में चित्तौड़गढ़ में कौन करता है? हरिभाई किंकर करता है, याद रखना है इसको। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रभक्त नागरिकों को तैयार करना, राष्ट्रभक्त और चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा प्रदान करना। अभी जो राष्ट्रभक्त नागरिक जो तैयार होंगे, उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि बिजौलिया किसान जो आंदोलन था, उस हेतु स्वयंसेवकों की तैयारी यहाँ से होती थी। यहाँ से स्वयंसेवक मिलते थे, जिनको यहाँ से इस विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़गढ़ में जो हरिभाई किंकर ने स्थापित की थी, वहां से निर्माण होते बनते और इस बिजौलिया किसान आंदोलन के लिए स्वयंसेवकों का काम करते। 1915 में क्या होता है? विजय सिंह पथिक इस विद्यालय का संचालन संभाल लेते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्या प्रचारणी सभा के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? विद्या प्रचारणी सभा के बारे में कौन से कथन सही है? इसकी स्थापना 1911 में हुई। हाँ, ये बात सही है, इसकी स्थापना 1911 में चित्तौड़ में हुई थी। किसने करी थी? हरिभाई किंकर। इसका उद्देश्य राष्ट्रभक्त नागरिकों का निर्माण करना था। हाँ, ये बात सही है, राष्ट्रभक्त नागरिकों का तैयार निर्माण करना था, जिससे ये बिजौलिया आंदोलन के लिए स्वयंसेवकों की वॉलंटियर की भूमिका निभा सके। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव। इसकी स्थापना बिजौलिया में हुई, गलत बात है, चित्तौड़ में हुई थी, गलत। विजय सिंह पथिक ने 1915 में इसका संचालन शुरू किया था, यस। तो आंसर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्या प्रचारणी सभा के प्रमुख कारक कौन से थे? रात्रि
रात्रिशालाओं के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा, हाँ ये बात सही है। राष्ट्रभक्ति का प्रचार करना, ये भी सही है। किसानों को हिंसक संघर्ष के लिए तैयार करना, हिंसक संघर्ष के लिए नहीं, ये अहिंसक के लिए था, तो ये गलत हो जाएगा। बिचौलिया आंदोलन के लिए स्वयंसेवकों की तैयारी, हाँ ये बात भी सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। आगे चल, अगला राजनीतिक संगठन है हमारा सर्वहितकारिणी सभा चूरू। इसको हम क्या है, चूरू की कांग्रेस भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। स्थान था चूरू, उस समय बीकानेर राज्य का एक हिस्सा था। तो इनके संस्थापक थे स्वामी गोपाल दास ने इसकी स्थापना की और इनके सहयोगी थे कन्हैयालाल और श्री राम मास्टर। इसने जो काम किए थे वो ये काम किए थे कि नारी शिक्षा हेतु इन्होंने सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला का निर्माण किया था। हरिजनों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला खोली। ये भी वही है, चूरू में हितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना, बालिकाओं के लिए आधुनिक शिक्षा की इन्होंने शुरुआत की, हरिजन अपलिफ्टमेंट के लिए कबीर पाठशाला। ठीक है, न्यायालयों में हिंदी भाषा की मांग की, बीकानेर राज्य की अदालतों में हिंदी भाषा के प्रयोग की इसने मांग की। तीसरा कार्य इसका ये था। चौथा जो था, दुखियों की सेवा और समाज सुधार का इसने काम किया। इन सबसे क्या हुआ, राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। राजनीतिक चेतना का प्रसार प्रसार होने से ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा हुई, इसीलिए इसको चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। आइए आगे चल देखते हैं प्रश्न, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। यह सभा चूरू में 1907 ईस्वी में स्थापित हुई, हाँ ये बात सही है। चूरू उस समय बीकानेर राज्य का हिस्सा था। इसके संस्थापक स्वामी गोपाल दास थे, बात बिल्कुल सही है। यह सभा अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, नहीं अंग्रेजों द्वारा नहीं बनाई गई थी, ये तो अंग्रेजी विरोधी भावनाओं का प्रचार प्रसार करती थी। अंग्रेजी इंग्लिश विरोधी, अंग्रेजों के विरोधी जो भावना है उनका प्रचार प्रसार करती थी, इसलिए तो इसको चूरू की कांग्रेस कहा गया। पंडित कन्हैयालाल और श्री राम मास्टर इसके सहयोगी थे, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इस करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा किए गए कार्यों में से कौन शामिल है। नारी शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई, हाँ ये बात सही है। सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना इन्होंने सर्वहितकारिणी सभा ने की थी। हरिजनों के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। हरिजन अपलिफ्टमेंट के लिए, हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने कबीर पाठशाला का निर्माण किया था, ये बात बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा को न्यायालयों में लागू करने की मांग की थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। किसानों को हिंसक विद्रोह के लिए तैयार करना, ये उसका उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला जो संगठन है वह सदविद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर। इसकी स्थापना 1920 में बीकानेर में होती है। ये जो संगठन है सदविद्या प्रचारिणी सभा, ये तब प्रकाश में आता है जब इसके दो नाटक, एक धर्म विजय और सत्य विजय, ये दोनों नाटक का जब मंचन होता है, और ये जो नाटक हैं समाज में राजनीतिक हलचल पैदा कर देते हैं, राजनीतिक चेतना पैदा कर देते हैं। इसकी वजह से ये राजनीतिक संगठन लोगों के संज्ञान में आ जाता है। किसके कारण, धर्म विजय और सत्य विजय नाटक के कारण। अब धर्म विजय और सत्य विजय, इन नाटकों का क्या था, इसमें ये नाटक बताते थे सच्ची धर्म की सच्ची अवधारणा को समझाते थे कि सत्य न्याय करना ही सच्चे धर्म है, न कि केवल परंपरा का अंधानुकरण, कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको मत मानो, सत्य न्याय और करुणा के रास्ते पे चलो, वो ही असली धर्म है। नाटकों में राष्ट्र की बर्बरता, अत्याचार और अन्याय का विरोध किया था। मतलब उस समय के सामाजिक परिदृश्य को दर्शाया जा रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जनता को जागरूक कर न्याय और स्वराज के लिए प्रेरित करते थे ये धर्म विजय नाटक। ऐसा ही सेम सत्य विजय नाटक था। सत्य की विजय अवश्य होती है नाटक में, शासकीय अन्याय दमन, और ये सेम लगभग उसी प्रकार का इसकी भी थीम वही थी, धर्म विजय और सत्य विजय। तो ये जो नाटक है धर्म विजय और सत्य विजय, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसने जनजागरण का काम करा था 1920 में बीकानेर राज्य में, इसीलिए सदविद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर चर्चा में आ गई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किनके द्वारा धर्म विजय और सत्य विजय, मतलब इसमें धर्म की विजय होती है और इसमें सत्य की विजय होती है, ये इनका टाइटल था, नाटकों का मंचन किया गया। बिजौलिया किसान आंदोलन नहीं, सदविद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर 1920 में, हाँ ये बिल्कुल सही है। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ सेवा मंडल, ये भी नहीं। जयपुर प्रजामंडल, ये भी नहीं। तो केवल 2 ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला है मारवाड़ सेवा संघ। जोधपुर में इसकी स्थापना होती है 1920 में, जोधपुर, और इसका प्रेरणा स्रोत था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पहले वर्धा महाराष्ट्र में होती है और फिर बाद में अजमेर शिफ्ट हो जाता है। इसके प्रमुख पदाधिकारी कौन थे, अध्यक्ष दुर्गा शंकर थे, मंत्री प्रयागराज भंडारी, और इसके सदस्य थे जयनारायण व्यास, कानमल, भंवरलाल सराफ और गिरधारी लाल। इसका उद्देश्य जो था
मारवाड़ सेवा संघ का मारवाड़ की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना। ये तो उस समय के लगभग राजस्थान के सभी जो राजनीतिक संगठन थे उनका जो कार्य था राजनीतिक चेतना जागृत करना, तो सबका ही काम था। तो राज्याधिकारियों की मनमानी अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करना, यह भी इसका उद्देश्य था। जोधपुर रियासत का दूसरा राजनीतिक संगठन था। पहला कौन सा था? राजस्थान सेवा संघ। आगे अगला प्रश्न है, मारवाड़ सेवा संघ के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला, इसकी स्थापना 1920 में जोधपुर में हुई। हाँ, ये बात सही है। ये जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था। नहीं, ये दूसरा राजनीतिक संगठन था, तो ये स्टेटमेंट गलत। इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर थे। हाँ, ये बात सही है। इसका उद्देश्य समाज सुधार था, तो इसका उद्देश्य समाज सुधार इसका उद्देश्य नहीं था। राजनीतिक चेतना फैलाना इसका कार्य था। जो उस समय के राजनीतिक संगठनों का लगभग वही उद्देश्य था। समाज सुधार से मतलब क्या? इसने सती प्रथा पे कुछ काम किया, या विधवा विवाह पे किया, या शिक्षा के संदर्भ में कोई काम किया, या अन्य कोई काम जो समाज से संबंधित है, ऐसा कोई इसका कार्य नहीं दिखता। तो सामाजिक सुधार का संगठन नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ सेवा संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं में कौन शामिल थे? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। जयनारायण व्यास, त्यागराज भंडारी, गणेश सिंगर विद्यार्थी नहीं थे। ये भंवरलाल सराफ ये भी थे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला राजनीतिक संगठन है मारवाड़ यूथ लीग, जिसकी स्थापना जोधपुर में 1931 में होती है। जोधपुर में संस्थापक थे इसके जयनारायण व्यास, अपने निवास पर इसकी स्थापना करते हैं। उद्देश्य जनता के नागरिक अधिकारों की मांग, राज के दमनात्मक रवैयों का विरोध, स्वायत्त शासन की मांग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग, ये इसके उद्देश्य थे। हमको जो याद रखना है वो ये और ये, जयनारायण व्यास और जयपुर में इसकी स्थापना 1931 में हुई, ये याद रखना है। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला राजनीतिक संगठन है राजस्थान हिंदी विद्यापीठ। ध्यान रखना, हिंदी विद्यापीठ के साथ राजस्थान शब्द जुड़ा हुआ है, और भी हिंदी से संबंधित संस्थान आएंगे। इसकी स्थापना होती है उदयपुर में 1931 में। उदयपुर में 1931 में श्री जनार्दन राय नागर इसकी स्थापना करते हैं। उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसी के तहत हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने कई संस्थानों की स्थापना की थी। वो इस प्रकार है, श्रमजीवी विद्यालय खोला था, रमेश चंद राय नागर के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1937 में। इसी परिसर में ही उदयपुर में खोले गए थे। लोक शिक्षण विभाग 1939 में प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं हेतु, जनपद विभाग शहर के नागरिकों के लिए, साहित्य संस्थान प्राचीन भारतीय साहित्य संस्कृति पर शोध व प्रकाशन हेतु, महाराणा कुंभा कला केंद्र, नाम में ही कला है तो संगीत और नृत्य के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सर, राजस्थान हिंदी विद्यापीठ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में उदयपुर में होती है। हाँ, ये बात सही है, उदयपुर में होती है 1931 में। संस्थापक विजय सिंह पथिक नहीं थे, जनार्दन राय नागर इसके संस्थापक थे। दूसरा स्टेटमेंट गलत। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से राष्ट्रीयता जागृत करनी थी। हाँ, ये बात सही है। इसी के तहत आगे देखते हैं। चौथा स्टेटमेंट, यह केवल विज्ञान विषयों पर शिक्षा देता था। मैंने बोला था केवल शब्द को ज्यादातर काट दिया करो, विज्ञान विषयों की नहीं देता था। इसने नृत्य के क्षेत्र में भी करे थे, ठीक है, ग्रामीण शिक्षा के लिए भी थी, कला के लिए भी था, साहित्य की स्टडी के लिए भी एक साहित्य संस्थान भी बनाया था। तो केवल विज्ञान विषयों पर आधारित नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 और 3 सॉरी 2 और नहीं 1 और 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान हिंदी विद्यापीठ से जुड़ी संस्थाओं से कौन से युग्म सही सुमेलित है? राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना उदयपुर में होती है। जनार्दन राय नागर इसके संस्थापक है। इसी के तहत इसका उद्देश्य क्या था? हिंदी का प्रचार प्रसार करके राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाना चाह रहे थे। इसी के तहत ये विभिन्न प्रकार के संस्थाओं की स्थापना करते हैं, जिनमें से 4 संस्थान यहाँ दिए हुए हैं। तो उनकी स्थापना का क्रम, श्रमजीवी विद्यालय 1937 में, ये सही है। लोक शिक्षण संस्थान विभाग 1931 में, ये भी सही है। साहित्य संस्थान ये 46 नहीं 1941 होगा, ये 1941, ये गलत हो जाएगा। महाराणा कुंभा कला केंद्र 1946, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला संगठन है प्रजा प्रतिनिधि सभा कोटा, 1918 में स्थापित हुई। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों की शिकायतों को महकमा खास के समक्ष प्रस्तुत करना। ये जो संगठन था महकमा खास के समक्ष नागरिकों की शिकायतों को प्रस्तुत करता था। ये महकमा खास है क्या?
यह एक प्रशासनिक विभाग होता था, जैसे आजकल होता है एआरडी डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट, ये आज का ही एआरडी विभाग है, प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, जो शासक या सीधे राजा के नियंत्रण में होता था और राज्य के संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों को देखता था। ये महकमा खास था। अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के विभागों को अलग अलग नाम से जानते थे। ये क्या है, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जानते थे। उसकी डिटेल देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी नहीं है, तो आएगा नहीं वहां से। उसी में से ही कोटा में इस प्रकार के विभाग का नाम जो था महकमा खास था। इस महकमा खास में लोगों की शिकायतें जाती थी जिन पर सुनवाई होती थी। तो इस महकमा खास में नागरिकों की शिकायत ये प्रस्तुत करती थी प्रजाप्रतिनिधि सभा, जिससे कि जब एक सभा के माध्यम से शिकायत जाएगी तो उसमें गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। दूसरा उद्देश्य था राजनीतिक अधिकारों की मांग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, धरना देना, जन जागृति फैलाना, ये उसके उद्देश्य थे। प्रतिक्रिया क्या हुई इस सभा के प्रति? कोटा राज्य ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट और सेडिशन मीटिंग एक्ट लागू किए। इनके विरुद्ध सभा पर प्रतिबंध लगाए गए, परिणाम स्वरूप ये सभा निष्क्रिय हो गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महकमा खास शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? विशेष प्रकार का न्यायालय, राजनीतिक अधीन, विशेष प्रशासनिक विभाग, हाँ ये बात सही है। जनता की शिकायतों को सुनने वाला विभाग, ये बात सही है। रियासतों में कृषि सुधार विभाग, ये गलत है। तो 4 तो कभी नहीं आएगा, 4 कभी नहीं आएगा, 4 कभी नहीं आएगा। 2 और 3 होगा ही होगा, तो ये हो गया इसका आंसर आपका बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजाप्रतिनिधि सभा कोटा के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। यह सभा कहाँ की थी? कोटा की थी। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में की गई थी, बात बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य कृषि सुधार था? नहीं, ऐसा कोई इसका उद्देश्य नहीं था। यह सभा महकमा खास के समक्ष नागरिकों की शिकायतें प्रस्तुत करती थी, हाँ ये बात सही है। यह सभा कोटा में राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगी थी, हाँ ये बात भी सही है। तो 1, 3, 4 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य द्वारा प्रजाप्रतिनिधि सभा को निष्क्रिय करने हेतु किन दमनकारी कानूनों का प्रयोग किया गया? पब्लिक सेफ्टी एक्ट, बिल्कुल सही है। इंडियन प्रेस एक्ट, नहीं। इंडियन प्रेस एक्ट नहीं था। सेडिशन मीटिंग एक्ट ये था। आर्म्स एक्ट ये भी नहीं था। तो 1 और 3 ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजाप्रतिनिधि सभा कोटा से संबंधित कौन सी गतिविधियां की गई? विदेशी वस्तुओं को जलाना, हाँ ये बात ठीक है। राजनीतिक अधिकारों की मांग, ये बात भी ठीक है। नारी शिक्षा के लिए पाठशाला खोलना, ऐसा इसने कोई काम नहीं किया था। धरना देना, हाँ ये भी सही है। इसका मूलतः संबंध आपको ध्यान रखना है महकमा खास से। महकमा खास से इसका संबंध रखना है। ये एक प्रकार का प्रशासनिक सुधार विभाग था, एआरडी विभाग था, जो सीधे राजा के अधीन होता था। और कोटा में इस प्रकार के विभाग को महकमा खास कहा जाता था। तो इसका आंसर 1, 2, 4 ये सही होगा, ए। आगे चलते हैं। अगला राजनीतिक संगठन है महिला मंडल उदयपुर 1935 में। उदयपुर में स्थापना होती है 1935 में। महिला शब्द ही जुड़ गया है तो महिलाओं के लिए कार्य करेगा ये संगठन। 1935 उदयपुर। संस्थापक जरूर याद रखना है, दयाशंकर श्रोत्रिय, और सहयोग दिया था इनकी पत्नी कमला श्रोत्रिय ने। उद्देश्य क्या था? महिलाओं से संबंधित होगा। महिलाओं में शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक चेतना जागृत करना, ये इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में जागृति लाना। मतलब मेन इसका काम था शिक्षा से संबंधित, महिलाओं में शिक्षा देना और उससे राजनीतिक चेतना का विकास करना, ये उसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं। अगला संगठन है प्रताप सभा। उदयपुर में इसकी स्थापना होती है 1915 में। उद्देश्य क्या है? महाराणा प्रताप की स्मृति को जीवित रखना, जनता में स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रेम की भावना विकसित करना। प्रमुख संचालक थे बलवंत सिंह मेहता। महत्वपूर्ण कार्य प्रताप पुस्तकालय की स्थापना, वीर रसपूर्ण स्वाधीनता साहित्य का प्रकाशन और वितरण करना, यह भी इसका कार्य था। महत्व क्या था? प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व मेवाड़ में यह संगठन राजनीतिक चेतना फैलाने में अग्रणी था। आगे चलते हैं। प्रश्न, महिला मंडल उदयपुर 1935 के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसकी स्थापना दयाशंकर श्रोत्रिय ने की थी, बिल्कुल सही बात है। यह संस्था केवल शब्द तो काट ही दिया करो ज्यादातर, केवल शहरी महिलाओं के लिए थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका उद्देश्य महिलाओं में राजनीतिक चेतना फैलाना था, बात सही है। इसमें कमला श्रोत्रिय की भूमिका थी, हाँ इनकी पत्नी थी दयाशंकर श्रोत्रिय की, कमला श्रोत्रिय, तो इनकी भी भूमिका थी। 1, 3, 4 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चल। अगला प्रश्न है, प्रताप सभा उदयपुर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं? इसकी स्थापना 1915 में हुई, हाँ ये बात सही है, तो स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। इसका उद्देश्य किसानों को कर मुक्ति दिलाना था, नहीं ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। बलवंत मेहता इसके प्रमुख संचालक थे, हाँ ये बात सही है। यह संगठन मेवाड़ में राजनीतिक चेतना लाने वाला था, हाँ मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित होने से पहले ये मेवाड़ में राजनीतिक चेतना का काम करता था। तो इसका आंसर ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। 1, 3, 4 ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रताप सभा द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से थे? प्रताप पुस्तकालय की, यस। स्वतंत्रता विषयक साहित्य की स्थापना करना, यस। हथियारों की तस्करी करना, गलत। शासकीय नीति निर्धारण में भाग लेना, ये भी गलत। केवल 1 और 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते। अगला संगठन है अमर सेवा समिति चिड़ावा 1922 में। चिड़ावा एक ठिकाना था खेतड़ी के अंदर। इस संस्था के संस्थापक थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिनको चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या था इस संस्था का? प्रकट उद्देश्य था समाज सेवा और सामाजिक बुराइयों का विरोध करना। गुप्त था राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रसार करना। गतिविधियां इन्होंने क्या करी? गुप्त रूप से जो गतिविधियां करते थे वो थे लाठी चलाने का प्रशिक्षण देते थे, परेड करवाते थे, रात को मीटिंग करते थे और बेगार प्रथा का विरोध इन्होंने किया था। आगे चल। अगला संगठन है आजाद मोर्चा। जयपुर में इसकी स्थापना होती है 1942 में। ये अगस्त क्रांति के दौरान ये संगठन 1942 में अगस्त क्रांति होती है, उसके दौरान ये अस्तित्व में आता है जयपुर में। प्रमुख नेता इसके बाबा हरिश्चंद्र। पृष्ठभूमि क्या थी कि हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल से जेंटलमैन समझौता किया गया। हीरालाल शास्त्री ने मिर्जा इस्माइल जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे उनसे जेंटलमैन समझौता किया। जेंटलमैन समझौता में क्या था कि हीरालाल शास्त्री जो है जयपुर इसमें आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद क्या होता है कि बाबा हरिश्चंद्र ने इसे विश्वासघात मानकर आंदोलन शुरू कर दिया था। जयपुर प्रजामंडल से असहमति के कारण अलग संगठन बनाकर स्वतंत्र आंदोलन इन्होंने किया। बाद में 1945 में नेहरू ने हस्तक्षेप करके दोनों गुटों का विलय करवा दिया था। तो ये याद रखना है, बाबा हरिश्चंद्र, जेंटलमैन एग्रीमेंट याद रखना है इसमें, ये जेंटलमैन एग्रीमेंट याद रखना है। किन किन के बीच में हुआ था? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे। और बाद में 1945 में इनको पंडित नेहरू जो है एक संगठन बनवा देते हैं। प्रश्न, आजाद मोर्चा जयपुर 1942 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं? यह संगठन बाबा हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित किया गया, ये सही है। इसका गठन जयपुर प्रजामंडल के जेंटलमैन समझौते के विरोध में हुआ था, हाँ ये बात भी सही है। यह आंदोलन हिंसक रूप से चला, ये गलत है। अंततः पंडित नेहरू ने दोनों गुटों को मिलवा दिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आजाद मोर्चा से संबंधित कौन से तथ्य सही है? इसका नेतृत्व बाबा हरिश्चंद्र ने किया था, बिल्कुल सही है। संगठन अगस्त क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही है। इसके आंदोलन हिंसक थे, हिंसक नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट गलत। 1945 में इसका जयपुर मंडल में विलय हो गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमर सेवा समिति चिड़ावा से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं? इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में की गई, ये बात बिल्कुल सही है। ये एक सामाजिक सेवा समिति थी जिसका उद्देश्य अंग्रेजों की सहायता करना था, गलत। अंग्रेजों की सहायता करने के लिए तो कोई संगठन बना ही नहीं था, तो गलत, वैसे ही गलत हो जाएगा। इसका संचालन मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने किया, हाँ बिल्कुल किया। यह संस्था गुप्त रूप से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी, हाँ ये बात सही है, गुप्त रूप से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी, लेकिन प्रकट रूप से ये समाज सेवा करती थी। इसके 2 मुखड़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। एक लास्ट संगठन और बचा है, मारवाड़ लोक परिषद जयपुर 1938 ईस्वी में। स्थापना 1938 में जोधपुर में होती है। प्रेरणा स्रोत जनारायण व्यास। उस समय ये निर्वासित थे, और जब ये निर्वासित थे लगभग वो टाइम था 1933-34 ईस्वी के आसपास का समय था। जब ये राज्य से निर्वासित थे तो इन्होंने अध्यक्ष किसको बना दिया? रणछोड़ दास गट्टानी को। ये ध्यान रखना, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ सेवा संघ अलग है, मारवाड़ लोक परिषद 1938 में इसकी स्थापना होती है, और इसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी है, ना कि जयनारायण व्यास, क्योंकि ये उस समय पे राज्य से निर्वासित थे। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को।